हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी नॉलेज। और मैं आपका फ्रेंड अंशु आज आपके साथ बहुत सारे टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसे हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैं एक सेशन आप लोगों को नहीं दे पाया हूँ, सो इसलिए मैं उस सेशन को भी इसमें कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आज हमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कि अगर आपने हमारे पिछला लेक्चर यानी कि जो मैंने 5 लेक्चर अभी तक बनाए हुए हैं, अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है सो प्लीज़ सबसे पहले आप जा कर के उन्हें देखो, बिकॉज एज आई से दैट ऑल द लेक्चर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, सो यू हैव टू प्रिफर फर्स्ट लेक्चर 1 एंड देन कम हियर। सो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो टॉपिक सबसे पहले हम बात करेंगे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन? रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। एंड सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, देन प्रेशर ग्रेडियंट, frictional force. Now friends, let us talk about the rotation and revolution. What does it mean? अगर मैं rotation and revolution की बात करता हूँ, then first we have to understand about our earth. What is earth? So if you take this as earth, so when we cut this earth from the middle and like that, so what does it mean? It's a earth, but in actual position the earth is tilt. कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम अर्थ को एज ए शेप देखते हैं कि अर्थ ये है हमारा, बट क्या है कि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो एक्चुअल पे क्या होता है, अर्थ टिल्ट होता है यानी झुका होता है। तो सपोज़ कीजिए ये कट जो है यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से आप सपोज़ कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से हमारा ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। होता है कि अगर हम इसको बीच में से ऐसे कट कर देंगे तो ये बनता है एंगल ऑफ टिल्ट, ये है 23 1/2 डिग्री। और अगर हॉरिजेंटली लेते हैं ये क्या हो गया, वर्टिकल। ठीक है, अगर हॉरिजेंटल लेते हैं तो 66 1/2 डिग्री हो जाएगा हॉरिजेंटल। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ जो हमारा टिल्ट होने की वजह से जो एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ टिल्ट। यानी कि यूपीएससी का क्वेश्चन हुआ है कि एंगल ऑफ टिल्ट कितना है। वर्टिकल से देखते हैं तो 23 डिग्री, हॉरिजेंटल से देखते हैं तो 66 1/2 डिग्री। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली अर्थ का शेप कैसा है। अगर हम अर्थ को देखते हैं तो वो क्या है, फ्लैट है। कहाँ पे फ्लैट है, हमारे पोल्स पे, और स्ट्रेट है नियर द इक्वेटर। सो इफ I can draw a line, a curve from here to here and here to here and here to here and here to here. अगर फिगर जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, मतलब एक्चुअल तो मैं नहीं बना पाया। ठीक है, होता क्या है, ये क्या है, फ्लैट है, ये क्या है, स्ट्रेट है। तो इस जो शेप को हम क्या कहते हैं, बिकॉज अगर हम बात करते हैं कि किसी से भी आप पूछोगे अर्थ कैसा है तो वो बोलेगा सर्कुलर है। नहीं, एक्चुअल में हमारा अर्थ क्या है, जियोइड है। जियो मीन्स अर्थ एंड आईडी मीन्स शेप। जियोइड मीन्स अर्थ का शेप। फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पे समझाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊँ।
पर फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगेन मैं इस लेक्चर को लाइव लूँगा, जो भी जिसकी क्वेरीज होगी उसके आंसर मैं वहीं पर दे दूँगा। फ्रेंड्स अब हम ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए क्या है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है, ये दोनों फेस पे क्या है, फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से इन पे सन रेडिएशन ज़्यादा देर तक रहती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर नॉर्थ पोल पे है, नॉर्थ पोल पे अगर सोलर रेडिएशन की तरफ है तो यहाँ क्या है, 6 मंथ्स डे होगा एंड 6 मंथ नाइट। तो पोल्स पे क्या होता है, 6 मंथ्स डे होता है एंड 6 मंथ नाइट होता है, ठीक है। ऑन पोल्स 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट, ओके। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जब सोलार रेडिएशन वर्टिकली गिरती है तो यहाँ क्या होता है, समर इन नॉर्थ। से सपोज कीजिए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल है, ठीक है। जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब मूव करके अर्थ इधर आता है तो अब कहाँ पे, ये तो सन ही है, अब कहाँ पे आ रहा है सबसे ज़्यादा, यानी इक्वेटर पे आ रहा है। तो जब इक्वेटर पे जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स। नाउ फिर क्या होगा, वो घूम करके फिर कहाँ पे आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ क्या बनाएगा, समर इन साउथ, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब जो ये 20.5 डिग्री साउथ है, ये 20.5 डिग्री नॉर्थ है। उसके बाद फिर से क्या आएगा, इक्वेटर पे जाएगा, जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो हमारे डे एंड नाइट होते हैं, यानी कि जो दिन और रात होता है, क्या दोनों में सिर्फ रोटेशन ही इन्वॉल्व है? क्या सिर्फ रोटेशन की वजह से, जैसे हम कहते हैं कि एक सन है, लेट मी टेल यू विद एग्जांपल। नाउ लेट्स सपोज दिस आवर अर्थ, ओके। सो इफ दिस इज सन, होता क्या है कि क्या रोटेट कर रहा है सन के सामने, यानी कि सूरज के सामने ये रोटेट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ये पार्ट क्या है, सोलर रेडिएशन के सामने है, और ये पार्ट क्या है, सोलर रेडिएशन के पीछे है। तो यहाँ क्या है, नाइट है, और यहाँ क्या है, डे है। रिवॉल्यूशन का ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि रोटेशन का भी है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे समझते हैं इस चीज़ को, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब अगर हम 66 डिग्री तक की बात करते हैं, यानी 60 डिग्री 1/2 नॉर्थ की बात करते हैं और 66 1/2 डिग्री साउथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ठीक है, 12 आवर्स का, यानी कि 12 घंटे का डे और 12 घंटे का नाइट है, ठीक है। डिपेंड ऑन द सीज़न में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, नाइट ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और समर में क्या होता है, नाइट कम होती है और डे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं पोल्स की, तो यहाँ क्या 6 मंथ है, नाइट एंड डे, और इधर भी सेम 6 मंथ, नाइट एंड डे, ठीक है। 6 मंथ के यहाँ नाइट हो रही है, 6 मंथ के यहाँ डे हो रहा है। ये जो 6 मंथ का नाइट और डे हो रहा है, ये रिवॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, न कि रोटेशन की वजह से। तो अगर यहाँ पर भी डे और नाइट को अगर देखते हैं तो क्या यहाँ पे क्या सेम कंडीशन फॉलो हो रही है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ में हो रही है? यहाँ तो डिफरेंट कंडीशन फॉलो हो रही है। सो इस डिफरेंट कंडीशन की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशन जो है यहाँ पे वर्क करता है, सिर्फ रोटेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम सीज़न की बात करते हैं। सीज़न, अगर आपने किसी ने भी नहीं पढ़ा है और जिसने पढ़ा भी होगा तो उसे ये पता होगा कि सीज़न जो है,
अर्थ के टिल्ट होने की वजह से बनता है। यानी कि अर्थ क्या है, सपोज कीजिए इधर सन है और ये हमारा अर्थ है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक। ये पार्ट क्या है, सपोज कीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। सोलार रेडिएशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिर रही है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली गिर रही है। तो यहाँ क्या, ये क्या दिखेगा, ये डे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये फुल नाइट है। नाउ जब ये घूमता है, घूम करके ये इसके तरफ आएगा, मैंने अभी आपको बताया था इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स के बाद फिर ये आ जाएगा टर्म। तो जब इसके तरफ आएगा तो ये डे में हो जाएगा और ये नाइट में हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, इसी की वजह से हमारा समर सीज़न, विंटर सीज़न एंड जो भी आगे आता है, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि हमारा इंडिया कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जो है इंडिया को 20 से कट करती है। कि इंडिया का जो कैलेंडर है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है, जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स पे डिपेंड है। कि जब यहाँ वर्टिकली गिर रहा है तो गर्म कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, समर होगा। इसी तरीके से जब ये घूम के इस तरीके से आएगा तो जब साउथ में जाएगा, तो साउथ में जब रेडिएशन गिरेगी यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेगी तो कैप्रिकॉर्न क्या होगा, हीट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, समर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा समर, विंटर, ऑटमन इसी तरीके से चेंज होता रहता है। ना कुछ 2 पॉइंट और हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि हमारा ये अर्थ है और ये क्या है, सन है। अब हमें ये पता है कि अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है। यहाँ क्या है, जब 2 पॉइंट बस याद रखिएगा, यहाँ क्या है, जब अर्थ सन के पास रहता है, नियर सन, तो क्या होता है हमारा, पेरीहीलियन, ओके। पेरी मीन्स पास, हीलियन मीन्स सन, ओके। और अर्थ फार्दर सन, if the earth farther to the sun, then air is up. So what does it mean, up means farther and sun, helium means sun, okay. Now if the earth near to the sun, then there is perihelion. If earth farther to the sun, there is aphelion, okay. अब जैसा कि हमें ये समझ में आ चुका है कि गर्मी कब होती है, ठंड कब होती है, ये चीज़ें हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे गर्मी होती है, कैसे विंटर होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे ठंडी होती है और कैसे गर्मी होती है, इस चीज़ को समझते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया कि इफ़ द अर्थ नियरर टू द सन, देन देयर इज़ पेरीहीलियन, एंड इफ़ द अर्थ फादर टू द सन, देयर इज़ एपहीलियन, ओके। नाउ होता क्या है कि जब कुछ इस तरीके से आप समझो कि ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता क्या है कि जब अर्थ पास में होता है, किसके पास में होता है, यानी ये अर्थ है और ये सन है, तो ये थोड़ा पास में हो गए। देखिए ये क्या है, आपस में पास में है। तो होता क्या है कि जब पेरीहीलियन होता है, पेरीहीलियन में क्या होता है, विंटर होता है, और यहाँ क्या होता है, समर होता है। समझिएगा बात को, मतलब कहने का ये है कि अर्थ तो रिवॉल्व कर रहा है, और मैंने आपको ये बता दिया कि जब अर्थ क्या है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब आएगी, जब सोलार रेडिएशन वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी तो हमें नॉर्दर्न समर मिलेगा। जब सोलार रेडिएशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल गिरेगी तो हमें क्या मिलेगा, सदर्न समर, ओके। तो यही यहाँ कहने का मतलब है कि जब हमें सदर्न समर मिलता है उस टाइम क्या होता है, अर्थ जो है पेरीहीलियन मोड में होता है। पेरीहीलियन मतलब कि अर्थ
और सन के बीच की दूरी उस टाइम कम होती है। इस दूरी के कम होने की वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, यानी कि एक्सट्रीम समर सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, ये तो सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो गई। और जब अभी इस विंटर को हटाते हैं, यहाँ पे समर की बात करते हैं। सेम टाइम पे होता क्या है, जब समर की हम बात करेंगे तो समर में क्या होता है, यहाँ पे अप हिलियन हो जाता है। अप हिलियन मतलब जब सन अर्थ से दूर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली यानी वर्टिकली सन सोलर रेडिएशन गिरती है। ठीक है, तो समर में क्या होता है, यहाँ पे समर की बात करते हैं तो समर में क्या है, अप हिलियन है। नाउ यहाँ क्या है, पेरीहिलियन। ये क्या होता है, लेस होता है, लेस समर होगा यहाँ पे भी एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे लेस समर होगा। नाउ इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विंटर, अगेन सदर्न हेमिस्फीयर के साथ पार्शलिटी हो जाती है और विंटर में भी जब इसे नज़दीक होना चाहिए था तब क्या होता है, यहाँ अप हिलियन हो जाता है। तो जब अप हिलियन हो गया यानी कि सन जो है पृथ्वी से दूर चला गया तो यानी गर्मी भी कम ही आएगी। तो जो गर्मी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाना चाहिए था उतना नहीं जाता है। तो ये क्या करता है, ये विंटर भी जो है ये क्या करता है, ये विंटर भी एक्सट्रीम होता है। और यहाँ कब विंटर आता है, जब पास में होता है यानी कि पेरीहिलियन। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर भी कम होती है और समर भी कम होता है, लेकिन वही सदर्न हेमिस्फीयर की अब हम बात करते हैं तो विंटर भी ज़्यादा होती है और समर भी ज़्यादा होता है। देखिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से जो भी पढ़ाना था मैंने आपको बता दिया, ये भी चीज़ें बेसिक्स ही हैं, लेकिन इनको समझने के लिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ में आप करें कि आप बुक्स को भी फॉलो करें। यानी कि कोई भी अगर आप फ़ोटोज़ देखते हो आप, ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है कि इस तरीके से बोर्ड पे बिना विजुअलाइजेशन के अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो इतना पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता सकूँ। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ दैट ये सन है, ठीक है, जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सपोज कीजिए इधर कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये देखिए ये साउथ पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है। ठीक है, और इसको इस तरीके से कर लेते हैं। अब आपको अर्थ पूरा एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, होता क्या है कि जो ये हमारा साउथ पार्ट है और ये नॉर्थ पार्ट है, साउथ पार्ट में क्या होता है, यहाँ होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और यहाँ क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन और इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। जब नॉर्थ में 23.5 डिग्री पे सोलार रेडिएशन वर्टिकल गिरता है तो वहाँ क्या होता है, समर होता है। ठीक है, उसी टाइम होता क्या है, ये जो बंदा होता है ये एग्जैक्ट यानी कि जो नॉर्थ पोल होता है उसको 6 मंथ रेडिएशन मिलता है, बिकॉज ये कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे समझिए ये है। अब यहाँ पे क्या है, ये सन है, ठीक है, ये सन है, ऐसे सुन, ये रहा, ये सन है, ये क्या हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक, इस पे क्या हुआ, डायरेक्टली सोलर रेडिएशन गिर रही है तो इसे तो मिल रहा है। होगा क्या, जब ये सन सपोज कीजिए इधर, अब अर्थ तो मूव करती है लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि सपोज कि जब अर्थ क्या इधर आ गया, ठीक, अर्थ इधर आ गया तो अब क्या हमारा इक्वेटर पे वर्टिकल हो जाएगा। ठीक, जब हम इधर की तरफ जाएंगे, ऐसे चले गए और इधर सन रह गया तो अब हमारा कहाँ पे चला जाएगा, सदर्न पार्ट पे, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे चला जाएगा और साउथ पे चला जाएगा। और फिर जब हम इधर आएंगे तो अगेन इक्वेटर पे चला जाएगा। तो होता क्या है, जो हमारा 6 मंथ है, क्योंकि जब हम पहले
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये जो इक्विनॉक्स यानी इक्वेटर पे जब जाते हैं तो इस कंडीशन में 6 मंथ नॉर्थ को पूरी लाइट मिलती है। और जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाते हैं और उस टाइम जब इक्वेटर के पास रहते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलती है, जो हमारा सदर्न पार्ट यानी कि जो साउथ पोल है उसे लाइट मिलती है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ये तो हो गई लाइट की बात। उसके बाद होता क्या है कि जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता क्या है कि जब यहाँ पर जो ठंड पड़ने वाली है या जो गर्मी पड़ने वाली है, सपोज़ कि जब हम समर की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे समर पड़ने वाले यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन वर्टिकल लाइट आती है उस टाइम होता क्या है, अप इलियन होता है अर्थ का, यानी अर्थ जो है सन से दूरी पे रहती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जो है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है, तो वो जो ऑर्बिट है वो कहीं बड़ा भी है और कहीं छोटा भी है। तो वही बात है कि जब सन के सामने होता है कौन सा, ये वाला पार्ट यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वहाँ उस टाइम क्या होता है, सन से वो ऑर्बिट दूर ही रहती है। इसी तरीके से जब विंटर की बात आती है तो विंटर में वो ऑर्बिट पास आ जाती है। जब भी नॉर्थ की बात करते हैं दोनों टाइम में इसे मतलब कम समर भी होता है और कम विंटर भी होता है एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जब गर्मी का टाइम आता है तो ये सन के पास चले जाते हैं और जब ठंड का टाइम आता है तो ये सन से दूर चले जाते हैं। जब इन्हें सोलर रेडिएशन की ज़रूरत है तो इनके पास कम आती है और जब ज़रूरत नहीं है तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो होता क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर एक्सट्रीम टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ से बस इस पार्ट को आपको समझने की ज़रूरत है और इसे याद रखने की आपको ज़रूरत है। 21 मार्च को जो हम अपना सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उस दिन क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, सोलार रेडिएशन वर्टिकल होती है। दिस इज दैट कंडीशन, यानी 21 और 22 मार्च। इस टाइम क्या होता है, इक्वेटर पे सोलार रेडिएशन क्या होती है, वर्टिकल होती है। सो होता क्या है कि हमारे जो इंडियन कैलेंडर है यानी कि चैत्र कैलेंडर हम बोलते भी हैं उसे, तो 21 और 22 मार्च को ही हम अपना न्यू ईयर मानते हैं बिकॉज इक्वेटर पे उस टाइम सोलार रेडिएशन वर्टिकल गिरती है। जब हम इक्वेटर से आगे बढ़ते हैं देन 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सोलार रेडिएशन वर्टिकल होता है। वर्टिकल यानी कि नॉर्थ में समर होता है। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, जैसे ये कंडीशन है, अब होता क्या है कि सपोज कीजिए ये समर है यानी कि नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल में यानी कि जब नॉर्थ की बात करते हैं और समर हमारा नॉर्थ में है बिकॉज क्योंकि सोलार रेडिएशन वर्टिकल कहाँ पे गिर रही है, कुछ इस तरीके से वर्टिकल कहाँ गिर रही है, हमारे 23.5 डिग्री पे। ठीक है, बट जो रेडिएशन इसको मिलती है वो देखिए आप देख रहे होंगे, ये पूरा नॉर्थ जो पार्ट है ये पूरा का पूरा सोलर रेडिएशन मिल रहा है और जब तक ये यहाँ पहुँचेगा और जब तक ये यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक इसे पूरा रेडिएशन मिलता चला जाएगा, यानी यहाँ तक के लिए 6 मंथ। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डे होता है एंड 6 मंथ क्या होता है, नाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो 23 जब हाफ डिग्री नॉर्थ में गिरता है तो हम इसे कहते हैं समर सोलस्टाइज, और जब 23.5 डिग्री साउथ में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब सोलार रेडिएशन वर्टिकल होता है तो हम इसे कहते हैं विंटर सोलस्टाइज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सोलार रेडिएशन गिर रही है तो उसे हम सदर्न समर बोलते हैं, तो आप विंटर सोल्स्टिस क्यों कह रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट कि मैं आपको ये बता दूं, जो भी हमारे सोल्स्टिस की कंडीशन होती है वो सिर्फ हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेके चलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में सोल्स्टिस की बात नहीं होती है। इसीलिए मैंने समर एंड विंटर लिखा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि समर की कंडीशन कौन सी है और विंटर की कंडीशन कौन सी है। नाउ ये हमारा क्या होता है, ऑटोमन, और ये हमारा होता है स्प्रिंग। एंड 21 और 22 जून, ठीक है, 21 एंड 22 जून, 22 और 23 सितंबर, ओके, एंड हियर 22 एंड 23 दिसंबर। सो आपको इस तरीके से इसे याद रखना है कि समर सोल्स्टिस कब होता है, जब हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सोलार रेडिएशन वर्टिकल गिरती है तो हम उसे समर सोल्स्टिस कहते हैं, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जब सोलार रेडिएशन गिरती है तो हम उसे कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। डेट्स याद रखिएगा, यहाँ क्या है 21 और 22 मार्च, जिसे हम स्प्रिंग भी बोल देते हैं, और यहाँ क्या है समर सोल्स्टिस है जो कि 21 और 22 जून है। यहाँ पे क्या है 22 एंड 23 सितंबर है जिसे हम ऑटमन कहते हैं, और विंटर सोल्स्टिस ये 22 एंड 23 दिसंबर को होता है। इसी को अगर हिंदी में हम बोलते हैं तो ये उत्तर अयनांत है और ये दक्षिण अयनांत है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारा जो कैलेंडर है यानी हमारे भारत का जो कैलेंडर है चैत्रा फर्स्ट, वो क्या होता है, स्टार्ट कब से होता है 21 तारीख को, यानी 21 और 22 मार्च को होता है। कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अलग अलग न्यू ईयर मनाते हैं। जैसे एक तमिलनाडु है, मैंने आपको पहले भी बताया, तमिलनाडु क्या करता है, जब सोलार रेडिएशन तमिलनाडु पर वर्टिकल होता है तब वो क्या करते हैं, अपना न्यू ईयर मनाते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट न्यू ईयर मनाते हैं, उसे आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। लैटिट्यूड की बात करते हैं अगर, तो सपोज कीजिए कि अगर आपका ये अर्थ है, ओके, इस अर्थ से एक पॉइंट से एक हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इस तरीके से पॉइंट्स, और ये इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से उसका बनेगा। और अगर आप इस तरीके से देख सकते हैं तो ये रहा हमारी 0 डिग्री जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इसी तरीके से 1 डिग्री से ऐसे ऐसे करते करते इधर क्या होता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से क्या है, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हमारे पास कितने लैटिट्यूड हो गए बताइए, 90 डिग्री प्लस 90 प्लस 0 इक्वल टू 181 लैटिट्यूड हो गए हमारे पास। ठीक है, ये सारे लाइंस लैटिट्यूड है। होता क्या है कि जब हम किसी भी डायरेक्शन के बारे में समझना चाहते हैं, जैसे एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में समझना चाहते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि सपोज़ कीजिए ये है, ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सही सही बता दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर जो भी प्लेस है वहाँ पे आप पहुँच सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लैटिट्यूड है। और लैटिट्यूड के बीच की अगर डिफरेंस बात की जाए तो होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच की डिफरेंस, ये जो लाइंस हैं इनके बीच की डिफरेंस है। ठीक है, इन्हीं के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे कि 23.5 एंड 23 नॉर्थ। ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। सो लैटिट्यूड के अगर डेफिनेशन की बात करें तो लैटिट्यूड का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि लैटिट्यूड इज़ अ लाइन विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू एनी पॉइंट्स, यानी कि मतलब टू स्पेसिफिक पॉइंट बोल सकते हैं कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पर हम सेंटर ऑफ द अर्थ से क्या किए हैं, वो लाइन ड्रॉ किए हैं, उसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड होते क्या, ये पैरेलल होते हैं। देखिए मैंने सेंटर ऑफ द अर्थ बताया तो वैसे ही है। लैटिट्यूड्स क्या होता है, आपस में पैरेलल होते हैं। हमारे पास कितने लैटिट्यूड है, 90 प्लस 0 यानी 181 लैटिट्यूड। दैट्स ऑल आर इम्पॉर्टेंट, सो आप इसे याद रखिएगा। उन लोगों के बीच की डिफरेंस क्या है, 111 किलोमीटर। लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 90 डिग्री पे 0 हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए छोटे हुए जा रहे तो 90 डिग्री पे क्या है, 0 हो जाएंगे। वहाँ पे जा करके लैटिट्यूड का ये जो लेंथ है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे।
ना लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ऐसा हुआ कि जब लॉन्गिट्यूड खींचने की बारी आ रही थी, यानी कि जो टाइम जोन है, जो टाइम लाइन है हमारी, जब उसे खींचने की बारी आई तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में आपस में बहस हो गई कि नहीं, वो जो यूनाइटेड किंगडम है, मतलब वो जो लाइन है वो ग्रीनविच से होके गुजरेगी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, और फ्रांस ने अलग बात कही। तो क्या हुआ, एक सामूहिक मीटिंग हुई, किसकी, पूरी दुनिया की, मतलब दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे उस टाइम, तो वो लोग आपस में मिल के ये बात निकली कि नहीं, यूनाइटेड किंगडम से ही वो लाइन जाएगी, बिकॉज उस टाइम यूनाइटेड किंगडम का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। तो हुआ क्या, यानी कि 0 डिग्री यूनाइटेड किंगडम से एक मीन टाइम मान लिया गया। ये क्या है, 0 डिग्री, ठीक। लैटिट्यूड क्या हो गई, ये हमारी 0 डिग्री से स्टार्ट है। इसके अपोजिट में क्या होता है, 180 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन। और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। यानी इसे हम क्या कहते हैं, ITL एंड IDL। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितने लॉन्गिट्यूड ड्रॉन है, ये लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। तो होता क्या है कि जो हमारा, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो देयर इज़ वन लाइन जो अर्थ को बीच में से काटती है, यानी कि पूरी सर्कुलर लाइन है, वो क्या है, इक्वेटर है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो हर लाइन एक फुल सर्कुलर लाइन है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो उस साइड, अपोजिट साइड में हमें 179 डिग्री मिलेगा। अगर हम 2 डिग्री की बात करते हैं तो हमें उस साइड 178 डिग्री मिलेगा। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड की हर एक लाइन एक अपने आप में फुल सर्कल है, ठीक है। तो अब लैटिट्यूड में कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत है, बस ये समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से लैटिट्यूड होता है। होता क्या है कि अब आप सोच रहे होंगे, सपोज कीजिए ये पूरा अर्थ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से लैटिट्यूड है, ठीक। अब इन लैटिट्यूड की अगर बात करें तो ये लैटिट्यूड के बीच की जो डिफरेंस अगर हम समझें तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगी, इक्वेटर पे। बिकॉज जैसे ही हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं ये 0 हो जा रही है, बट ऑल्सो ये आपस में पैरेलल भी नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है, और पोल्स पे 0 हो जा रही है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, इक्वेटर पे मिलेंगे। इक्वेटर पे इनके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। 9 एक साइड है, 179 एक साइड है। एक हमें क्या मिल रहा है, 0 डिग्री, और एक हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। ये 1 है, ये भी 1 है। 179 179 0 और ये टोटल मिला के कितने हो गए, 360 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने, 360 लॉन्गिट्यूड। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। तो सबसे पहले सोलर रेडिएशन किसे मिलेगा, जाहिर सी बात है ईस्ट को मिलेगा, यानी कि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर को सबसे पहले सोलर रेडिएशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूम रहा है और सोलर रेडिएशन सबसे पहले क्या मिला, ईस्टर्न हेमिस्फीयर को मिल रहा है। जैसे किरिबाटी आइसलैंड है, उनका कहना है कि सबसे पहले जो सोलर रेडिएशन है वो हम ही को मिल रहा है, इसीलिए जो है उन्होंने लाइन भी बढ़ा दी है, किसकी, इंटरनेशनल डे लाइन की। जब हम इधर बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम को ऐड करते हैं, टाइम को ऐड करते हैं, क्योंकि बिकॉज दोपहर हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम इधर बढ़ते हैं, सपोज कीजिए इंडिया कहाँ पे है, 82.5 डिग्री पे है, ठीक है। 82.5 डिग्री पे है, तो इसका मतलब ये इस साइड जा रहा है। इंडिया कहाँ है, ईस्टर्न साइड पे है, तो इस साइड जा रहे हैं। तो हमारा क्या है, ये 0 डिग्री से अगर हम इसे दोपहर मानते हैं तो जब इस साइड जाएंगे तो हम टाइम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब हम वेस्टर्न साइड जाएंगे तो हम टाइम को माइनस करेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई पर्सन है और यहाँ पे कोई पर्सन है,
ठीक है। अब उन दोनों के डिफरेंस आप देख सकते हो कि अगर 0 डिग्री पे इस टाइम 12 बज रहा है तो यहाँ कहीं 4 बज रहा है, 4 या 5 बज रहा है, और यहाँ क्या बज रहा है, 8 बज रहा है लगभग। तो इनके और इनके बीच की डिफरेंस कितना, 8 घंटे की डिफरेंस आ गई। तो यही मेन कहने का मतलब ये है कि जब हम वेस्ट ईस्ट के तरफ की बात करते हैं यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, प्लस करना है यानी पॉजिटिव टाइम लेना है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें नेगेटिव टाइम लेना है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव टाइम लेना है यानी कि हमें माइनस करना, इधर बढ़ेंगे तो हमें प्लस करना है। ना अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे लाइन की। इंटरनेशनल डे लाइन वही जो मैंने बोला 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 180 डिग्री क्या हमारा इंटरनेशनल डे लाइन। आपको पता है कि 12 बजे रात में हमारा दिन शुरू हो जाता है, यही ना बोलते हैं कि 12 AM पे हमारा डे स्टार्ट होता है। सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है और अर्थ पे ये क्या यूनाइटेड किंगडम से ये हमारी 0 डिग्री यानी कि टाइम लाइन आ रही है। अगर हम अर्थ को इस तरीके से देखते हैं तो ये हमारा क्या ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये क्या है वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक, अब हम इसे इस तरीके से देखते हैं, ये देखिए हमारी डे लाइन है, ये हमारी लाइन क्या है, ये अब हमारा क्या हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये क्या हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम बात करते हैं वेस्ट और ईस्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा वेस्ट और ईस्ट है, ये क्या हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये क्या हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। किसके लिए है, 0 डिग्री के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम यही बात इंटरनेशनल डे लाइन यानी कि 180 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ये सपोज कीजिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, सॉरी ये हमारा क्या वेस्ट है और ये ईस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टे साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है 180 डिग्री से अगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन, जब वेस्ट घूमेगा तो सबसे पहले हमारा रिसीव कौन करेगा, रे ईस्टर्न हेमिस्फीयर रिसीव करेगा। ठीक है, जैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे रे सबसे पहले गिरती है, नाउ होता क्या है कि सपोज कीजिए कि सबसे पहले रे यहाँ पे गिर रही है तो किरिबाती आइलैंड यहीं पे पड़ जाता है, और उन्होंने क्या किया जो अपनी आप देखोगे उसमें मैप में उन्होंने क्या किया, अपनी जो रेखा थी उसे थोड़ा सा बढ़वा लिया, क्योंकि उनका कहना है कि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आना चाहते हैं और सबसे पहले हमें सोलर रेडिएशन मिलना चाहिए। आज सपोज कीजिए थर्सडे है, कल क्या था वेडनेसडे, हमारे लिए कल क्या था वेडनेसडे है। सपोज कीजिए कोई बंदा ट्रैवल किया और ट्रैवल करके वेडनेसडे से थर्सडे में आ गया, तो क्या हुआ, उसका एक दिन लॉस हो गया। लेकिन वही अगर कोई बंदा थर्सडे से वेडनेसडे में जाता है तो उसे क्या मिलेगा, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, क्योंकि भाई पास में ही तो है सब कुछ। ठीक है, 180 डिग्री के पास भी तो 2 हैं इधर उधर, ऐसे समझिए। सपोज कीजिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ क्या है, ये क्या थर्सडे है, ये क्या हो गया वेडनेसडे हो गया, और ये अगर मान लीजिए संडे मंडे है तो ये क्या हो गया संडे हो गया। सपोज कीजिए एक पर्सन यहाँ पे और एक पर्सन यहाँ पे, अगर ये पर्सन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो ये थर्सडे में आ गया यानी कि वेडनेसडे थर्सडे में आ गया, तो इसका एक दिन क्या हो गया लॉस हो गया, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है तो एक दिन लॉस हो गया। और यहाँ से अगर इधर जाता है तो क्या होगा, एक दिन उसे गेन हो जाएगा, क्योंकि वो वेडनेसडे में पहुँच चुका है, थर्सडे तो अगले दिन आने वाला है। नाउ अब हम बात करेंगे कि टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ टाइम। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऐसे होता है, सपोज कीजिए कि आपके पास टोटल कितनी डिग्री है, 360 डिग्री हैं और 24 आवर्स हैं। ठीक है, अगर 360 डिग्री को हम इसको मिनट में चेंज करते हैं तो 24 इंटू 60 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और 6 से ये कटा 6 टाइम और ये हो गया, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, तो 7.5 डिग्री इक्वल टू हाफ आवर। सो
अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा क्या है, टाइम जोन क्या है, 82 डिग्री। ठीक है, अब ये सपोज कीजिए कि ये हमारा टाइम जोन है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा 0 है और यहाँ से इंडिया क्या है, 82 डिग्री। तो होता क्या है कि अगर हम पहले 75 को रख लेते हैं, तो 75 इज इक्वल टू, अगर हमें 75 मिनट चाहिए तो 15 के हिसाब से क्या हुआ, 15 5 से 75, तो 5 आवर्स तो हमें यहाँ से मिल गए। अब आगे बचा कितना, 7.5 का कितना है, 30 मिनट। तो यहाँ क्या हमें और मिला, 30 मिनट। तो होगा क्या, सपोज कीजिए यहाँ 12 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के अगर यहाँ 12 बज रहे तो यहाँ पे क्या बजेंगे, 5:30 शाम का। ठीक है, ठीक, इवनिंग के यहाँ कितने हो गए, शाम, और यहाँ नून कितना हो गया, 12। ठीक है, इसी तरीके से हम काउंट कर लेते हैं। जब हम बैक साइड जाएंगे, सपोज कीजिए कि यही 82.5 डिग्री हमें इधर का देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5.5 घंटे को माइनस कर देंगे। तो 12 में से अगर 5 घंटा माइनस कर देते तो 7 और माइनस किए तो यहाँ क्या होगा, 6.5 डिग्री, 6.5 बज जाएगा। तो इसी तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर आप इस तरफ से बढ़ रहे हो तो आपको कितना टाइम मिलता है, इस तरफ बढ़ते हो तो आपको कितना टाइम मिलता है। तो ये सेम तरीका है कैलकुलेशन ऑफ टाइम का, कि आप इसे टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हो। अगर अब हम इंडिया के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो होगा क्या, सपोज कीजिए ये इंडिया का गुजरात है और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है। ठीक है, इंडिया का टाइम जोन कुछ ऐसा है कि ये है इंडिया का टाइम जोन और ये है 82 डिग्री। ठीक है, अब होगा क्या, जो हमारा 82 और 1/2 डिग्री ये पूरे इंडिया के लिए एक टाइम जोन है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में होता क्या है, ड्यू टू बिकॉज ये क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो इनको क्या है वैसे ही सनलाइट कम मिलती है। ठीक है, और इनका जितना भी ट्रेड होता है ये किसके साथ करते हैं, म्यांमार के साथ, और इधर जितने भी एरियाज इनके साथ करते हैं। तो उनका टाइम जोन क्या है, इससे काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। क्या इसे 1-1 घंटे में बांट देते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ये बात चल रही है कि इन्हें अपना अलग टाइम जोन चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि देखिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इनके अंदर है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा डेंस एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो बहुत ज़्यादा ये काम कर नहीं पाते हैं, सन रेडिएशन भी थोड़ा कम ही मिल पाती है, तो इस वजह से इनका टाइम जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि इनको एक अलग टाइम जोन चाहिए। ठीक है, इस पे बात चल रही है, लेकिन अगर बात करें कि हमें हायर लोगों की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर हम यहाँ टाइम जोन बदल जाते हैं तो पूरे इंडिया में जो ट्रेन आना जाना है और जो शिप्स की टाइमिंग है इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी और हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फिर इनका ये कहना है कि भाई रसिया है, रसिया बड़ा है, उसके पास कई टाइम जोन है, तो वहाँ तो लोग मैनेज कर रहे हैं, तो इसी तरीके से ये भी मैनेज कर सकते हैं। तो बात तो ये बहुत दिन से चल रही, लेकिन इधर भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गई है। ठीक है, तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि इंडिया का टाइम जो है वो चेंज करने के लिए मांग रहे हैं और सरकार चेंज करना नहीं चाहती है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस मत कीजिएगा। आपको कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे ये फॉलो होता है। क्योंकि देखिए बिना विजुअलाइजेशन के इस ब्लैक बोर्ड पर जितना पढ़ा सकना संभव था मैंने उस तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, मैंने जितना डीप समझाया है आपको उतना डीप से क्वेश्चन नहीं आएगा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन में, लेकिन फिर भी आप उसे अच्छी तरीके से समझे रहिए। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा वो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी यूपीएससी जर्नी और बेहतर बना सकें। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम और भी अच्छा टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।